पिछले लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो उसी से आगे हम बढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेंज होती है, ओमेगा के साथ आई एम। अक्सर इसे बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। और ये हमने बनाया था कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर जो कि होती है 1/√LC एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। अगर कभी सवाल में पूछा जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है तो पहले ओमेगा लिख लो 1/√LC और उसको 2 पाई से आप डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक हमने पढ़ा था बैंडविड्थ। क्या एक्सप्रेशन आया था बैंडविड्थ का, बताओ। हाँ जी बोलो, कल एक्सप्रेशन आया था आपका बैंडविड्थ का, क्या एक्सप्रेशन आया था? बोलिए, क्या बोल नहीं पा रहे क्या अभी भी? बैंडविड्थ का क्या एक्सप्रेशन आया था कल? क्या ये ध्यान है कि नहीं, ये तो बता दो। R/L। अभी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? फिर से म्यूट हो गए क्या आप लोग? चलिए तो मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, देखते हैं। तो ये हमने दो चीजें देखी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC एंड बैंडविड्थ 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, दैट वाज R/L। अब यहां पे एक क्वांटिटी है जो मेजर करती है शार्पनेस ऑफ द सर्किट, उसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर भी बोल देते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ द सर्किट। सर्किट की शार्पनेस मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया है? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि Q इज इक्वल टू रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एंड बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। तो QR अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं Q इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर आपका है 1/√LC, 1/√LC, और जो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा है दैट इज R/L। तो L ऊपर चला जाएगा, एक L रूट के अंदर से कटेगा और यहां से अगर आप देखते हो तो ये बनता है 1/R इंटू √L/C। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि किसी भी सर्किट की शार्पनेस मेजर करने वाला जो फैक्टर है Q, दैट इज इक्वल टू 1/R इंटू √L/C। इससे ये पता लगता है द सर्किट इज more sharp or more selective if Q is high। और Q हाई कैसे होगा? Q हाई कैसे होगा? इन 3 फैक्टर्स में देख के बताओ कि Q हाई कैसे होगा। R, L और C किसकी वैल्यू ज्यादा करे, किसकी वैल्यू कम करे? आप लोग बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे अभी? चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, फिर वही हो गया लगता है कल वाले।
Q इज हाई, तो Q को हाई करना है तो यहां से तीन बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात, R डिनोमिनेटर में है, सर्किट का R कम होना चाहिए। दूसरी बात, L न्यूमरेटर में है, L हाई होना चाहिए। एंड तीसरी बात, C जो है वो डिनोमिनेटर में है तो C भी लो होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है किसी सर्किट की शार्पनेस बढ़ाने का, कि रेजिस्टेंस लो हो, इंडक्टेंस हाई हो एंड कैपेसिटेंस लो हो। एक बार नीट में अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसमें ना सीधा यूं ही पूछा, बस और कोई सर्किट नहीं, कुछ नहीं पूछा कि एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, आपको बताना है कि कौन सा सर्किट ज्यादा सेलेक्टिव है या ज्यादा शार्प है। और उन्होंने ना चारों ऑप्शंस में आरएलसी 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 दे रखा था। अब एक तो बच्चा करे चारों में क्यू फैक्टर कैलकुलेट करे तब जाके आंसर निकाले, वो कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। वहां ना ऐसा एक ऑप्शन दे रखा था कि चारों ऑप्शंस में से आर भी सबसे कम उसी में था, एल भी सबसे ज्यादा उसी में था और सी भी सबसे कम उसी में था। एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था चारों ऑप्शंस में से आर सबसे कम उसी में था, एल सबसे ज्यादा उसी में था, सी सबसे कम उसी में था। तो बिना कैलकुलेशन के बच्चा ये कर सकता था कि क्यू फैक्टर सबसे हाई उसमें है, यानी कि वो सर्किट ज्यादा सेलेक्टिव है। तो ये एक नई टर्म हमने देखी, क्वालिटी फैक्टर, जिससे सर्किट की शार्पनेस या सर्किट की सेलेक्टिवनेस का पता लगता है। अब ये जो क्वालिटी फैक्टर है इसी को वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज जो एल और सी के पास आई है रेजोनेंस पे टू द अप्लाइड वोल्टेज। आपने वोल्टेज अप्लाई कितनी की है और उसमें से एल और सी के पास कितनी वोल्टेज आई है, उसे बोलेंगे हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन। देखते हैं एक बार सर्किट बना के कि क्या है वोल्टेज मैग्निफिकेशन टर्म। देखिए आपने एक आरएलसी सर्किट बनाया, आर एल एंड सी, ये आपने यहां पे कोई भी वोल्टेज लगा दी, सम वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपने यहां पे वोल्टेज लगा दी। अब मैंने 3 वोल्टमीटर लगाए, एक यहां, एक यहां एंड एक यहां। अब मैं बात कर रहा हूं रेजोनेंस की। रेजोनेंस के समय एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो एल और सी के पास जो रीडिंग होगी वो तो बिल्कुल सेम होगी। सपोज मैं इसको नाम दूं V1, इसको नाम दूं V2 एंड इसको नाम दूं V3, ये मैंने लिखे। तो एट रेजोनेंस V2 और V3 तो दोनों बराबर होंगे। कितना होगा V2 और V3? मान लो यहां से कुछ करंट की वैल्यू जा रही है IRMS, तो जो V2 होगा दैट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू XL, यानी कि IRMS इंटू ओमेगा रेजोनेंट इंटू L, क्योंकि आप रेजोनेंस की बात कर रहे हैं उस वक्त ओमेगा इतना है। फिर आपने V3 लिखा, V3 दैट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू XC एंड XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, तो IRMS इंटू 1 अपॉन ओमेगा रेजोनेंट इंटू C। और एट रेजोनेंस XL बराबर XC है, तो इसका मतलब यह है कि V2 बराबर V3 होगा। पहली बात तो ये, एट रेजोनेंस V2 बराबर V3 होगा। दूसरी बात, जो अप्लाइड वोल्टेज है, अब जिस तरह फेजर एडिशन कल रीडिंग का सिखाया था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो जो भी करंट है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर उसके फेज में, मान लो करंट का फेज सीधा माना मैंने, करंट का फेज सीधा माना, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो तो उसी के फेज में होगी, VR। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री आगे चलती है करंट से, VL। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे चलती है करंट से, VC। और ये दोनों बराबर है रेजोनेंस पे, तो ये कैंसिल हो गया। तो तीनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी ओनली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और यही आपका V अप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि V अप्लाइड ही तो बटा है, V जो अप्लाइड है वही तीनों में बटा है, तो बाकी तो कैंसिल हो गए। यानी कि रेजोनेंस के वक्त अगर आप यहां एक मीटर लगाएंगे V4 की और V1 की रीडिंग सेम आएगी और V2 और V3 की रीडिंग सेम आएगी। अब यहाँ पे टर्म डिफाइन होती है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब है
कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इंडक्टर या कैपेसिटर के पास क्या रीडिंग आ रही है डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज कितनी है। तो अगर मैं वोल्टेज मेजरमेंट मैग्निफिकेशन की तरफ चलूं, ये एक नई टर्म जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, देखिए जो वोल्टेज मैग्निफिकेशन है दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V2 और V3 डिवाइडेड बाई वोल्टेज अप्लाइड, इसको मैं V4 बोलता हूं और यही इसके पास है V1 और V4, इसको बोलते हैं एट रेजोनेंस वोल्टेज मैग्निफिकेशन। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये देखो V2 या V3 में से मैंने ये वैल्यू उठाई तो ये आपका आया IRMS इंटू ओमेगा रेजोनेंट इंटू L अपॉन V1 जो होगा दैट विल बी IRMS इंटू R, V1 जो होगा दैट विल बी IRMS इंटू R, तो डिवाइडेड बाई IRMS इंटू R, एक R से एक R गया, 1 बाई R ना सॉरी IRMS गया, 1 बाई R रह गया, ओमेगा R होता है 1 अपॉन अंडर रूट LC और ये एक L से एक L गया तो 1 बाई R रूट L बाई C और यही था आपका क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी आप बोल सकते हो, क्या टर्म है वो एक इस तरह से मैंने डिफाइन किया। क्वालिटी फैक्टर किस तरह से डिफाइन हुआ था, वो उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ से दो क्वांटिटीज का रेशियो, लेकिन इसका फॉर्मूला आया 1 बाई R अंडर रूट L बाई C और इससे सर्किट की शार्पनेस का अंदाजा होता है कि सर्किट ज्यादा शार्प है या नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है। अब इसमें मान लो हमें शार्पनेस इंप्रूव करनी हो, कभी यह आ जाए क्वेश्चन की इंप्रूव द शार्पनेस बाय रिड्यूसिंग द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय ए फैक्टर ऑफ 2। सपोज मैं लिखता हूं एक चीज यहां पे, इस सर्किट में क्वेश्चन है कि आप क्या चेंज करेंगे ये करने के लिए, इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ सर्किट, जो भी RLC सर्किट आपको दे दिया इसकी शार्पनेस आपको इंप्रूव करनी है बाय रिड्यूसिंग द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय ए फैक्टर ऑफ 2। एक बार सोचिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कोई भी RLC सर्किट है, आपको उसकी शार्पनेस इंप्रूव करनी है बाय रिड्यूसिंग द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय अ फैक्टर ऑफ 2। सोचो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप सर्किट में जितना भी R था उसको R बाई 2 से रिप्लेस कर दो। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन मैंने अभी समझाया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली टर्म भी। अब देखो एक मैंने ये सर्किट बनाया और एक मैं दूसरा सर्किट बनाता हूं जिसमें बस R की जगह R बाई 2, ये L और ये C और ये V है Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका V है Vm साइन ओमेगा टी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप पहली बात बैंडविड्थ की बात कीजिए, बैंडविड्थ होता है R बाई L, तो यहां तो R बाई L है और यहां R बाई 2 आ जाएगा नीचे। तो अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो यहां पे बैंडविड्थ है R बाई L और यहां पे बैंडविड्थ है R बाई 12। तो आपने जो विड्थ है उसको रिड्यूस कर दिया बाई ए फैक्टर ऑफ 2 बाय रिड्यूसिंग द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। हाफ मैक्सिमम का क्या मतलब है, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आपने निकाली थी, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कल बोली थी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उन पे जो बैंडविड्थ निकाली उसको रिड्यूस कर दो बाई ए फैक्टर ऑफ 2। तो उसका तरीका क्या है कि आप R को आधा कर दो और उससे शार्पनेस भी इंप्रूव करनी है। अब समझिए इस चीज को, क्यू का फॉर्मूला था 1 बाई R अंडर रूट L बाई C, क्यू का फॉर्मूला था 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। अब अगर
बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपका है R/L। अब बैंडविड्थ रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया। अब जब रेजिस्टेंस को आधा किया तो उसका एक फायदा ये मिला कि रेजिस्टेंस हाफ होने से क्यू फैक्टर डबल हो गया, तो अपने आप ही इंप्रूवमेंट हो गया कि आपको शार्पनेस इंप्रूव करना था, और बाय रिड्यूसिंग द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ 2, तो आपने क्या किया, आर को आधा कर दिया। ये आपको खुद सोचना है कि आर को चेंज करना सबसे आसान है, तो आर को आधा कर दिया। उससे क्या हो रहा है, बैंडविड्थ भी आधी होगी और क्यू फैक्टर डबल हो गया। अब अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं, ग्राफ से, तो ये आई मैक्सिमम है और ये ओमेगा ड्राइविंग है। पहले मान लो ये ऐसा था, तो अब पहले ये तब है जब आपने आर यूज किया। जब आप R/2 यूज कर लेंगे तो ये जो सर्किट है ये ऊंचा चला जाएगा, डबल, मतलब क्यों डबल हो गया, और बैंडविड्थ भी कम हो जानी है। पहले बैंडविड्थ ज्यादा थी, मैक्सिमम का 0.7 टाइम्स पहले देखेंगे तो ये ज्यादा आएगा, इतनी ज्यादा बैंडविड्थ है। बाद में मैक्सिमम का 0.7 टाइम देखेंगे तो बैंडविड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये देखो बैंडविड्थ कम हो गई है और क्वालिटी बढ़ गई है, क्यू फैक्टर बढ़ गया है, शार्पनेस बढ़ गई है। तो शायद आपको ये क्यू फैक्टर, वोल्टेज, मैग्निफिकेशन, बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट ऑफ शार्पनेस, ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा इस पे प्रैक्टिकली चले कि हम कल से बात कर रहे हैं कि शार्पनेस, दरअसल इसका फायदा क्या है। करंट अगर सर्किट अगर शार्प है या फ्लैट है, उसका वैसे फायदा क्या होगा, या फिर यूं कहें रेजोनेंस का फायदा क्या है किसी रेडियो या टीवी सेट में, ट्यूनिंग मैकेनिज्म में। तो अब वो हम आपको समझाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस टू ट्यूनिंग मैकेनिज्म। ट्यूनिंग मैकेनिज्म में रेजोनेंस का क्या एप्लीकेशन है, ये हम समझेंगे अभी कि किस तरह से ट्यूनिंग मैकेनिज्म में रेजोनेंस अप्लाई होगा। देखो, मान लो आपके पास कोई रेडियो या टीवी सेट है। सपोज ये आपके पास कोई रेडियो सेट है या टीवी सेट है, कुछ भी है इस तरह का अरेंजमेंट। तो इस टीवी सेट में क्या होता है, अपना एक आरएलसी सर्किट बना रहता है। इस टीवी सेट में अपना एक आरएलसी सर्किट बना रहता है जिसकी कुछ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा नेचुरल, दैट इज 1/√LC। इस तरह से बाहर से दुनिया भर के चैनल आ रहे हैं, कोई रेड एफएम आ रहा है, मुझे नहीं पता भाई ढंग से चैनल्स का नाम, कोई रेडियो मिर्ची आ रहा है, जो भी चैनल्स के नाम है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। जब भी चैनल बोलते हैं, आपने एफएम पे सुना होगा, जब भी चैनल बोलते हैं तो उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर बोलते हैं, इतने मेगाहर्ट्ज, इतने मेगाहर्ट्ज, इस तरह से, ठीक है। तो दुनिया भर के चैनल्स आने लग रहे हैं। अब आपका टीवी सेट एक समय पे सारे चैनल थोड़ी एक्वायर करता है, वो तो रेडियो सेट जो होगा एक समय पे एक ही चैनल आपको दिखा रहा होगा या सुना रहा होगा। वो कैसे डिसाइड होता है, इन सबकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। मान लो ये ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो ये जो बाहर से सब आ रहे हैं, दीज आर द ड्राइविंग सोर्स। ये जो बाहर से जितने भी आ रहे हैं, दीज आर द ड्राइविंग सोर्सेज। जितने भी बाहर से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, दीज आर द ड्राइविंग सोर्स। मतलब ये एक सर्किट है, आरएलसी सर्किट, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ये सारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज हैं। ओमेगा डी रेजोनेंस किससे होगा, अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा n हो गया तो इस सर्किट का रेड एफएम से रेजोनेंस हो गया। अगर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा n हो गया तो इस सर्किट का रेडियो मिर्ची से या तीसरे से हो गया, इस तरह से चलेगा। अब आप इनको चेंज नहीं कर सकते, वो जो चैनल बाहर से भेज रहा है वो अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स भेजता है। उसको सरकार ने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दे रखी कि भाई आपको अपने गाने, अपने जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इस फ्रीक्वेंसी पे भेजना है। तो उसको तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी मिली हुई है,
लेकिन आप अपने रेडियो टीवी में क्या चैनल चेंज करते हो कि नहीं? चाहे रिमोट से करो, चाहे कैसे भी करो। पहले पुराने टीवी होते थे, पुराने टीवी टक टक टक, उनमें जिस भी तरह से आप चैनल चेंज करते थे, आप करते क्या थे? असल में आप ना तो सर्किट का आर चेंज करते थे, ना सर्किट का एल चेंज करते थे। उनमें क्या होता था? एक वेरिएबल कैपेसिटेंस रहता था। उन सर्किट्स में क्या हुआ करता था? एक वेरिएबल कैपेसिटेंस रहा करता था। वेरिएबल कैपेसिटेंस का क्या फायदा है? उन सर्किट्स में एक वेरिएबल कैपेसिटेंस रहा करता था। वेरिएबल कैपेसिटेंस का क्या फायदा है? वेरिएबल कैपेसिटेंस का ये फायदा है कि आप अगर चैनल टक 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 चेंज करोगे तो सी की वैल्यू चेंज होगी, और सी की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा नेचुरल चेंज होगा। सी की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा नेचुरल चेंज होगा। और ओमेगा नेचुरल पहले मान लो ओमेगा 1 के बराबर था तो रेड एफएम आ रहा था, फिर ओमेगा 2 के बराबर था दूसरा चैनल आ रहा था, ओमेगा 3 के बराबर था तीसरा चैनल आ जाएगा। मतलब रेजोनेंस का मैकेनिज्म में क्या रोल है ट्यूनिंग मैकेनिज्म में? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट आपने अपने आप डिसाइड की, आने वाले चैनल की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, आप सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो और बाहर वाली जिस भी फ्रीक्वेंसी से आप मैच कर देते हो उस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की वजह से इसमें रेजोनेंस हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे बाकी सप्रेस हो जाते हैं। आप सारे चैनल रहे होते हैं आपके टीवी के द्वार पे, आपके जो भी एंटीना लगा होगा या कहीं कुछ भी होगा वहां द्वार पे सारे चैनल आ रहे हैं, लेकिन एंट्री केवल एक को ही मिलती है। आते सारे चैनल हैं लेकिन एंट्री केवल एक को ही मिल पाती है वहां पे। तो इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखें कि किस तरह से ट्यूनिंग मैकेनिज्म में